हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपकी 12th के एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मेजर सबफील्ड्स और कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो ये चीज़ आपकी इसमें आएगी ही आएगी। तो इस आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस है वो बहुत सारे जियोग्राफर्स ने अलग अलग तरीके से दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेड्जल है तो उसने एग्जाम्पल डेफिनेशन दी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है उस रिलेशनशिप की जो ह्यूमन सोसाइटी और हमारे अर्थ के बीच में है। मतलब नेचर का और हमारा ह्यूमन का जो रिलेशन है उस रिलेशन की स्टडी को ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। सेकेंड में इलेन से सैम्पल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की ये डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि अनरेस्टिंग मैन मतलब रेस्ट मतलब जैसे कि हम लोग हैं वो रुकते नहीं है कहीं पे भी, हम बार बार डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो अनरेस्टिंग मैन का मतलब वही होता है। और अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल यानी कि अस्थिर अर्थ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो बदलता है, चेंज होता है, उस रिलेशनशिप की स्टडी को ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। और एक और जियोग्राफर है जिसने ये डेफिनेशन दी है, पॉल विडोल डे ला ब्लेच ने, कि conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relationship between the living beings and which inhabited it। मतलब पोल का ये कहना है कि हम किसी जैसे कि फिजिकल लॉ ऑफ गवर्निंग ओवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी के बारे में हम बहुत सारी सिंथेटिक मतलब नॉर्मली बहुत ज़्यादा जब हम स्टडी करते हैं तो उसे सिंथेटिक स्टडी किया जाता है। तो एक सिंथेटिक नॉलेज हम गेन कर लेते हैं फिजिकल लॉ के बारे में और लिविंग बींग्स यानी कि हम ह्यूमंस और इनहेबिटेड यानी कि पृथ्वी, अर्थ, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना है ह्यूमन ज्योग्राफी। कुल मिला के एक ही बात है कि इन तीनों डेफिनेशंस में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट बात एक ही कही जा रही है कि ह्यूमन बींग और अर्थ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको के बारे में स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। इन जनरल टर्म यानी कि हम आसान भाषा में समझे तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंस अंडर विच द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स and the forces of nature and cultural environment in different regions of the earth is studied। यहाँ पर भी वही मतलब है कि हमारे ह्यूमंस का और अर्थ का बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। अलग अलग रीजन के बारे में, अलग अलग कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में, नेचर के बारे में स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। मतलब रिलेशनशिप जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमंस और अर्थ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। कुल मिला के एक ही बात आपको याद रखनी है कि जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कही जाए तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि ह्यूमन ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी है जिसके अंदर हम ह्यूमंस और अर्थ के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं। बट ये तीन डेफिनेशंस मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एमसीक्यूज में, वन वर्ड क्वेश्चंस में या एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि रेड्जल ने क्या डेफिनेशन दी है, पोल ने क्या डेफिनेशन दी है। इस तरह से जियोग्राफर्स के नाम देकर पूछा जाता है कि इसने क्या डेफिनेशंस दी, तो आपको उस वक्त वही डेफिनेशन लिखनी है जो उस इंसान ने दी। जैसे कि रेड्जल ने जो आपको डेफिनेशन दी है आपको वही डेफिनेशन लिखनी। अगर आपसे एलियन से सैंपल के बारे में डेफिनेशन पूछते तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी, और पोल के बारे में डेफिनेशन पूछते तो आपको उसकी दी हुई डेफिनेशन ही बतानी। और अगर आपको नॉर्मली पूछते कि ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस बताओ तो आप अपने तरीके से बना के भी डेफिनेशन लिख कर आंसर दे सकते हो, वो भी सही होगा। बस इतना ध्यान रखना कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी ज्योग्राफी है जिसके अंदर
ह्यूमन बीइंग और नेचुरल अर्थ यानी कि हमारे नेचर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी की जाती है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, छोटा सा नाम ही याद रखना है आपको, फ्रीडरिच रेटजेल, या फिर आप रेटजेल लिखेंगे तो भी चलेगा। इन वन वर्ड एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, तो फ्रीडरिच रेटजेल है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography studied the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. वही मतलब है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं किसके, तो फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, मतलब ह्यूमन बींग्स जो इन्वेंशंस करते हैं उसके और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ना ही ह्यूमन ज्योग्राफी में कहा जाता है। और वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्शन है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इस बारे में पढ़ना ही ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो कुल मिला के इसमें भी यही बात कही जा रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ना ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। बट इसमें 3 की कॉन्सेप्ट्स भी है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इन द अर्ली स्टेजेस मतलब ये कहा जा रहा है कि अर्ली स्टेज में, जब पहले के ज़माने में, जब आदि मानव का समय था, जो पुराने लोग थे, उस समय में ह्यूमंस जो थे वो नेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस थे पूरी तरह से। क्यों थे? क्योंकि ह्यूमंस उस वक्त उनकी सोच शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कुछ सोच सके या कुछ इन्वेंट कर सके। ये बात हो रही है बेसिकली आदि मानव के वक्त की, जहाँ उनको नहीं पता होता था उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें इतना दिमाग नहीं होता था, इतनी सोचने की शक्ति नहीं होती थी। तो वो क्या थे, पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड थे, नेचुरल एनवायरनमेंट पे, और पूरी तरह से उन पे इन्फ्लुएंस्ड है। द अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, यानी कि वो नेचर का हर आदेश मानते थे। नेचर का हर आदेश मानते थे, यानी कि गर्मी होती थी, सर्दी होती थी, मतलब उनको कोई भी चीज़ करना नहीं आता था, उन्हें सिर्फ उस चीज़ को झेलना आता था। वो सिर्फ उस चीज़ को सहन करते थे, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, वो हर चीज़ को सहन करते थे। मतलब नेचर का जो भी आदेश था उसे मानते थे। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। वही जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि ये सब इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम थी, और उस समय ह्यूमन की सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन की जो सोचने की शक्ति थी वो भी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव यानी कि पुरानी थी। यानी कि मैंने आपको बोला कि आदि मानव के समय का वक्त था, तो आदि मानव के वक्त तो लोगों में इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। This type of interaction between primitive human societies and strong forces of nature was termed as environmental determinism। यानी कि इस टाइप का जो रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी यानी पुरानी ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर यानी कि हमारे नेचर के बीच का इस इंट्रैक्शन जो है, इसके बीच के इंट्रैक्शन को ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी का पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहना, इसे न्यू एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। आसान भाषा में एक शब्द में कहो तो एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वही जो मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं होती। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल ह्यूमन्स, यानी कि हम ये महसूस कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है पूरी तरह से नेचुरलाइज्ड हो गया है, यानी कि पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड हो गया है। एक ऐसा ह्यूमन जो हु लिसन टू नेचर, जो नेचर की सुनता है, वो अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप, यानी कि वो नेचर से डरता है, उसकी घटनाओं से, नेचुरल डिजास्टर से डरता है
और वर्शिप इट, और नेचर की पूजा करता है, उसे पूजता है एक भगवान की तरह। इन दिस थ्योरी नेचर इज़ पावरफुल फोर्स, मतलब इस थ्योरी के अंदर नेचर जो है वो पावरफुल फोर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वर्शिप यानी कि पूज्य है। रिवर्स एंड कंजर्व्ड यानी कि कंजर्व, ये कैसा नेचर जिसे जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, वो बचाने की कोशिश करता है, कंजर्व करता है, उससे डरता है और उसकी पूजा करता है। देयर इज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से ह्यूमन जो है वो नेचर पे डिपेंड होता है। फॉर रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस के लिए जो ह्यूमन है वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेड रहता है। एंड सस्टेन डेम, यानी कि उसे सस्टेन करना पड़ता है, मतलब उसे बचाना पड़ता है, कंजर्व करके रखना पड़ता है। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम्स द मदर नेचर, यानी कि कुछ सोसाइटी के लिए तो फिजिकल एनवायरनमेंट मदर नेचर यानी कि एक देवी की तरह, भगवान की तरह होती है। आसान भाषा में कहो तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो नेचर है वो पावरफुल है और ह्यूमन पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड रहता है। इसमें बेसिकली आदि मानव के समय की बात की जा रही है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स में इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी कि वो कुछ इन्वेंट करे या नेचर से बचने के लिए कुछ कर सके। तो वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड रहते थे रिसोर्सेज के लिए, और पूरी तरह से नेचर की पूजा करते थे एक भगवान की तरह। क्यों करते थे? क्योंकि नेचुरल जो डिजास्टर्स आते हैं, हैजार्ड्स आते हैं, उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स भी इफेक्ट होता था, इसलिए वो नेचर को भगवान की तरह पूजते थे ताकि उन पर कोई आपदा ना आए, कोई मुसीबत ना आए, और सारे रिसोर्सेज के लिए उसी पे डिपेंड रहते थे। अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछ ले कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहता है। बस इतना सा आंसर आपको लिखना है। अब आता है पॉसिबिलिज्म। अब देखो, हमने पहले पढ़ा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें ये दे रखा था कि ह्यूमन बींग पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड रहता है, बट पॉसिबिलिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें ह्यूमन बींग एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि कि टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन करता है और आगे बढ़ता है। तो क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं। द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ पीपल जो है वो धीरे धीरे, मतलब लोग जो है वो धीरे धीरे समझने लगे अपने एनवायरनमेंट को और नेचर के फोर्सेस को समझने लगे, है ना। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट किया ह्यूमन बींग ने, और बहुत सारी इफ़िशिएंट यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बेटर टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन किया। दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, मतलब ये कि एक ज़रूरत की जो स्टेट थी, उनकी स्टेट ऑफ नेसेसिटी जो थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, उससे स्टेट ऑफ फ्रीडम में मूव कर गए, यानी कि आगे बढ़ गए। स्टेट ऑफ फ्रीडम यानी कि पॉसिबिलिज्म, मतलब इसके अंदर वो पूरी तरह से फ्री है, अपने हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको किसी पे भी नेसेसिटी, अपनी ज़रूरतों के लिए नेचर पे या किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट से मिले रिसोर्सेज से वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने लगे। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावनाएं क्रिएट करने लगे, टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट करने लगे और नए नए इन्वेंशंस करने लगे। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो उसने कल्चरल लैंडस्केप का क्रिएट कर दिया, बना दिया। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हर जगह पे कुछ ना कुछ बना, जैसे कि हेल्थ रिसोर्सेज ऑन हाईलैंड, यानी कि हेल्थ रिसोर्सेज बने, अर्बन स्प्राल्स बने, फील्ड्स बने, ऑर्चार्ड्स बने, पेस्चर्स बने प्लेन्स के अंदर, रोलिंग्स हिल्स बनी, पोर्ट्स बने कोस्ट के ऊपर, ओशनिक रूट्स बने ओशनिक सरफेस के पे ऊपर, और यहाँ तक कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट भी बनी। यानी कि ह्यूमन धीरे धीरे समझने लगा नेचर को। जैसे जैसे वो नेचर को समझने लगा,
उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने लगा, उस रिसोर्सेज को यूज़ करने लगा और उससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट करने लगा, इन्वेंशन करने लगा। और द अर्लियस्ट स्कॉलर टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म, और अर्लियर जो पहले के जो स्कॉलर थे उन्होंने इसको ही पॉसिबिलिज्म कहा है। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। यानी कि जो नेचर है उसने प्रोवाइड करी अपॉर्चुनिटी, मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, चीज़ें प्रोवाइड करी जिसको ह्यूमन बीइंग ने यूज़ किया, बनाया, और धीरे धीरे जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया। यानी कि नेचर जो वो पूरे ह्यूमनाइज्ड, मतलब ह्यूमन पर हो गया डिपेंड। एक तरह से हम डिपेंड तो नहीं कह सकते, बट ह्यूमन जो था, मतलब पहले जो सिचुएशन थी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से नेचर भी डिपेंड था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजीज डेवलप होने की वजह से, लोगों की सोचने समझने की शक्ति बढ़ने की वजह से लोगों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करे, टेक्नोलॉजीज लाए, इन्वेंशंस करे और धीरे धीरे नेचर से डरना कम कर दिया, उसकी वर्शिप कम कर दी और नए नए इन्वेंशन करते गए। आसान शब्दों में कहूँ तो पॉसिबिलिज्म के अंदर ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे समझने लगा नेचर को, एनवायरनमेंट को समझने लगा, और जैसे जैसे वो समझने लगा उसने सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, और जैसे जैसे सोचने समझने की शक्ति बढ़ी उसने धीरे धीरे सोचा, इन्वेंशन किया, डेवलप किया। सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट किया, फिर हमारे नेचर का डेवलपमेंट किया, और धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशंस करे, डेवलपमेंट किया। बेसिकली इसे ही पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस नेचर पे डिपेंड नहीं रहता है, पूरी तरह से खुद को फ्रीडम देता है और आगे बढ़ता है, नए नए इन्वेंशंस करता है। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो फोर्सफुल होता है, पावरफुल फोर्स होता है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स मेन होता है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में नेचर मेन था, फोर्स पावरफुल था, और यहाँ पर ह्यूमन बींग पावरफुल है। बट कई बार ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे दो थ्योरीज है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के लिए तो कोई नहीं है, बट पॉसिबिलिज्म के लिए आप ये ले सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म से बनता है पॉसिबिलिटीज़, है ना। पॉसिबिलिज्म से पॉसिबिलिटीज़ यानी कि नई नई संभावनाएं बनना। अगर पॉसिबिलिज्म है तो जाहिर सी बात है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में नेचर होगा, नेचुराइज्ड होगा ह्यूमन, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये तो एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो या भूल जाओ या कोई वजह से आपके माइंड से लीक हो जाए, तो बस इतना ध्यान रखना है पॉसिबिलिज्म से पॉसिबिलिटीज़। और पॉसिबिलिटीज़ आपको याद आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, इन्वेंशंस करता है, और नेचर की वर्शिप नहीं करता है, ह्यूमन पावरफुल होता है इसमें। अब आता है न्यू डिटर्मिनिज्म। देखो, एक में हमने पढ़ा कि नेचर पे ह्यूमन डिपेंड रहता है, और दूसरे में हमने पढ़ा कि नेचर पे ह्यूमन डिपेंड नहीं रहता है और नए नए इन्वेंशंस करता है। बट न्यू डिटर्मिनिज्म इन दोनों का बीच का रास्ता है, बीच का कॉन्सेप्ट है। एक तरह से कहे तो मध्यम मार्ग है, मिडल पाथ है। क्यों है ये कॉन्सेप्ट, क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखो, पहले के लोग तो इन्वेंशन नहीं करते थे, पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड रहते थे, लेकिन पॉसिबिलिज्म में आने की वजह से क्या होता है, लोग डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचता है, रिसोर्सेज में कमी आ जाती है, नेचर को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है न्यू डिटर्मिनिज्म। तो अब देखते हैं ये क्या है। A geographer Griffin Taylor introduced the another concept which reflects a middle path, यानी कि मध्यम मार्ग between two ideas of environmental determinism and possibilities, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक जियोग्राफर ग्रिफिन टेलर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, रिफ्लेक्ट करवाया, जो कि मध्यम मार्ग कहलाया, दो आइडियाज़ के बीच का मध्यम मार्ग कहलाया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का मध्यम मार्ग कहलाया, मिडल पाथ कहलाया। ही टर्म इट हैज़ न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, और इस कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने कहा न्यू डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ। द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम,
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना तो हमें नेसेसिटी दिखाई जा रही है, ऐसी सिचुएशन दिखाई जा रही है जहाँ ज़रूरत हो, नेसेसिटी हो, ना ही ऐसी सिचुएशन दिखाई जा रही है जहाँ पे हमें पूरी तरह से फ्रीडम मिल रही हो। इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग कैन कॉन्क्यूर नेचर बाय ओबेइंग इट। यानी कि सबसे पहले देखते हैं कॉन्क्यूर क्या होता है। तो कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना, मतलब ह्यूमन बींग नेचर को जीत सकता है लेकिन बाय ओबेइंग इट, यानी कि उसकी आज्ञा का भी पालन करते हुए, यानी कि उसके बारे में भी सोचते हुए। क्योंकि वो बिना सोचे समझे नेचर को यूटिलाइज करता जाएगा, नेचर के द्वारा दिए हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता जाएगा, तो वो नेचर को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग नेचर का यूज़ कर सकता है लेकिन उसकी सहमति के साथ। They have to respond to the red signal and can proceed in their pursuit of development when nature permit the modification। मतलब जब नेचर उसे रेड सिग्नल दे, यानी कि मना करे कि अब नहीं करनी है कोई डेवलपमेंट, अब कुछ नहीं करना है, तो उसे उस बात को मान के डेवलपमेंट को परस्यूट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और जब नेचर कहे कि हाँ मॉडिफिकेशन परमिट कर दे, यानी कि कह दे कि हाँ आप नेचर कह दे कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप डेवलपमेंट कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज बना सकते हो नई नई, तो आप इन्वेंशन कर सकते हो और उस नेचर का यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड देयर इज़ नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती है, टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकती है, लेकिन एक लिमिट में, लिमिटलेस नहीं, एक लिमिट में करनी चाहिए। वो भी ऐसे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसे फ्री रन, मतलब विदाउट एक्सीडेंट, सीधे सीधे आगे नहीं भागते चले जाना चाहिए, एक एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना पहुँचे, ये सोचते हुए हमें टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना चाहिए, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना चाहिए। द फ्री रन विच द डेवलप इकोनॉमीज attempted to take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layer depletion, global warming, receding glaciers and degrading land। मतलब ये कि फ्री रन मतलब हम सीधे सीधे भागते चले जाए, सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाए, उसका एक रिजल्ट भी आया, एक परिणाम क्या हुआ है, क्या परिणाम हुआ है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम सब जानते हैं क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन होना, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर और लैंड का डिगार्ड होना, यानी कि लैंड डिगार्डिंग होना, ये सारे नुकसान होते हैं अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हुए टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजीज डेवलप करो लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना करो। नेचर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नेचर के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेचर को प्रॉब्लम्स होगी तो वो प्रॉब्लम्स आगे चल के हमें ही होगी। अगर नेचर को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो नेचर की नुकसान पहुंचने की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आपको एग्जांपल में बताया ही है, कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए भी क्रिएट होगी। तो इसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिट में करो ताकि आपकी टेक्नोलॉजीज भी डेवलपमेंट हो और नेचर को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। एक तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट हो और नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, एनवायरनमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डैमेज ना हो। सिंपल शब्दों में पूछें कोई आपसे तो सिर्फ इतना सा आपको बताना है कि ये ग्रिफिन टेलर ने ये न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट करनी है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी कीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना कीजिए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए कोई भी डेवलपमेंट ना करें। सिर्फ इतना से इसमें बताया जा रहा है। तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के ये 3 कॉन्सेप्ट देखे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसमें से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ये कहा जा रहा था कि नेचर पावरफुल है, ह्यूमन बींग नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था रिसोर्सेस के लिए और उसकी पूजा करता था एक भगवान की तरह। पॉसिबिलिज्म में कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग नेचर पे डिपेंड ना होकर आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करता है, नए नए इन्वेंशंस करता है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है, और इसमें जो पीपल है, जो लोग हैं, ह्यूमन हैं, वो पावरफुल होते हैं।
और लास्ट था हमारा नियो डिटर्मिनिज्म, जो कि बीच का था एनवायरमेंटल और पॉसिबिलिज्म का के बीच का। जो कि अगर हम नेचर की वर्शिप करते रहेंगे, नेचर पे ही पूरी तरह से डिपेंड रहेंगे, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा ही नुकसान होगा। और अगर हम हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप करते जाएंगे बिना विदाउट थिंकिंग अबाउट नेचर, तो भी हमें नुकसान होगा। इसलिए ये बीच का पाथ, बीच का रास्ता निकाला है इस कॉन्सेप्ट में कि आप ऐसा डेवलपमेंट करो, ऐसे ही टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करो जहाँ पे आप डेवलपमेंट भी करो और नेचर को कोई नुकसान भी न पहुँचे। तो इन तीनों को देखने के बाद अब हम देखते हैं मेजर सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम एक टेबल के जरिए समझेंगे, जो कि आपके सामने है, जिसके एक पार्ट में सब फील्ड्स दे रखी है, दूसरे पार्ट में सब फील्ड्स दे रखी है और तीसरे पार्ट में डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो दे रखा है उसके बारे में स्टडी करने के सब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, उस सोशल डिसिप्लिन को क्या कहा जाता है। फील्ड में सबसे पहले आती है सोशल ज्योग्राफी, यानी कि सामाजिक भूगोल। अब सोशल ज्योग्राफी क्या होता है? सोशल ज्योग्राफी ये होता है कि देखो, ह्यूमन जो है वो सोशली व्यक्ति है, यानी कि एक सामाजिक व्यक्ति है जो कई सारी चीज़ों के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहता है, कई सारी एक्टिविटीज़ करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। एक ह्यूमन को फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें एनवायरनमेंट से मिलती है, फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलती है। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ करता है एनवायरनमेंट के अंदर, वही बेसिकली सोशल ज्योग्राफी कहलाती है। इसकी भी कुछ सब फील्ड्स है, तो क्या है वो देखते हैं। बिहेवियर ज्योग्राफी, मतलब व्यवहारिक जो ज्योग्राफी होती है वो भी सोशल ज्योग्राफी के अंदर आती है, सामाजिक में आता है ये व्यवहार। और इसके बारे में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। व्यवहारिक ज्ञान किस चीज़ से मिलता है, उसकी स्टडी करने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा साइकोलॉजी। अब सेकंड है कल्चरल ज्योग्राफी, वो भी सोशल ज्योग्राफी के अंदर आ सकता है और इसका सब्जेक्ट कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री। मेडिकल ज्योग्राफी यानी कि एपिडेमोलॉजी, है ना। इसके मैं आपको सिर्फ नाम ही बता रही हूँ, क्योंकि आपसे इसमें सिर्फ नाम ही पूछेंगे, और आपको अगर इन डिटेल समझना भी हो तो आप इनके नाम से समझ सकते हैं। बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक ज्योग्राफी, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है वो, हिस्टोरिकल में हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आएगी, और मेडिकल में मेडिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट फील्ड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आएगी, जैसे कि इलेक्शन है, संविधान है, इन सब से जुड़ी हुई जो चीज़ें वो आएगी पॉलिटिकल में। इसकी भी दो सब फील्ड्स है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी की स्टडी करने वाला में सब्जेक्ट आएगा सेफोलॉजी, और मिलिट्री ज्योग्राफी में मिलिट्री साइंस। नेक्स्ट फील्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। इसकी सब फील्ड्स देखेंगे तो रिसोर्सेज ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी और इंटरनेशनल ज्योग्राफी, ये इसकी सब फील्ड्स है। और रिसोर्सेज ज्योग्राफी में सब्जेक्ट हो जाएगा रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल साइंस, इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, टूरिज्म में टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, और इंटरनेशनल ज्योग्राफी में इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऑक्यूपेशंस, चीज़ें। रिसोर्सेज से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से हम करते हैं इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों से अर्निंग करते हैं, और वही सारी चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आती। नेक्स्ट फील्ड है अर्बन ज्योग्राफी। इसके अंदर कोई सब फील्ड्स वगैरह नहीं, इसको आपको सिर्फ नाम के लिए याद रखने की ज़रूरत है कि अर्बन ज्योग्राफी में आ जाएगा शहरी जीवन से रिलेटेड चीज़ें हो जाएगी, अर्बन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होगी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी,
रिलेटेड। और थर्ड लास्ट है सेटलमेंट जोग्राफी। इसमें सेटलमेंट्स, आवास, प्रवास, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें होगी। तो इसी प्रकार आपकी फील्ड्स और सब फील्ड्स जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी ख़त्म होती है। इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपसे नॉर्मली पूछ लेगा कि फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी के नाम बता दो, या सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड्स। इस तरह से इस टेबल के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर इन बाई चांस आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप इसमें जितने भी नाम दे रखे ऐसे ही दे रखे जिसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी दे रखा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो है। इंडस्ट्रीज़ में तो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें हो जाएगी। रिसोर्सेज में तो रिसोर्सेज से रिलेटेड। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी तो हिस्ट्री से रिलेटेड। इस तरह से रिलेटेड चीज़ें आएगी तो आप वन लाइनर डेफिनेशन अपने आप से भी बना के लिख सकते। इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया हर ज्योग्राफी के बारे में, हर फील्ड के बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक है कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से आप लोग ये सोच रहे होंगे कंटेम्पररी रिलेवेंस होता क्या है। तो एक इफेक्टिव वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ किया गया है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है वर्तमान में। तो आइए हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। वो ह्यूमन ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस होती है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल का जो मैनेजमेंट है एनवायरमेंट का, वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से ज़रूरी है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से हम इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है। कैसे है, तो इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के हिसाब से दिस सब्जेक्ट्स हेल्प्स टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। मतलब दिस सब्जेक्ट्स, मतलब ये सब्जेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी मदद करता है ये फाइंड करने में कि ह्यूमन और नेचर के बीच क्या बैलेंस है, क्या रिलेशनशिप है। ये फाइंड करने में ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी मदद करता है। इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर प्रूडिडेंट रिसोर्सेज यूज एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी मदद करता है एक फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज बनाने के लिए, ताकि कि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सके, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बना जाए, और एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करें। एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे करेंगे, नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच का जो रिलेशन है, जो बैलेंस है, उसे जानते हुए, जो कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के जरिए जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी प्लानिंग। वो भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के ज़रिए कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी प्रोवाइड्स स्पाशियल एनालिसिस टू बेटर मैनेज द चैलेंज पोज्ड बाय रैपिड अर्बनाइजेशन। मतलब आजकल जो रैपिड अर्बनाइजेशन चल रहा है, फास्ट चल रहा है, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस को एनालिसिस करने में ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी मदद करता है। अच्छी तरह से बेटर तरीके से समझने में हमारी मदद करता है, प्रोवाइड करता है, हमें स्पेशल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, सच एज हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हाउसेस जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस जो होते हैं, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के द्वारा हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हमें एक स्पेशल एनालिसिस देती है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये भी एक तरह से स्मार्ट सिटी प्लानिंग और अर्बनाइजेशन में हेल्प होती है ह्यूमन ज्योग्राफी के द्वारा। थर्ड पॉइंट है माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन मोबिलिटी। इट इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पेशल पैटर्न ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी माइग्रेशन, पॉपुलेशन, मोबिलिटी के बारे में समझने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइग्रेशन क्यों होता है, व्हाट इज़ कॉजेस ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन होने के, प्रवास होने के क्या कारण होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या क्यों होती है, कैसे होती है, स्पेशल पैटर्न जो होता है हमारा, कल्चरल डिफ्यूजन जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी से समझते हैं।
नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन, मतलब इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिज़ास्टर प्रोन एरिया, एसेस रिस्क एंड फॉर्मुलेट रिहेबिलिटेशन प्लान्स। मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिस्क रिडक्शन में भी ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? तो वो हमें बताता है कि डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि हम उस एरिया में सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, एसेस रिस्क उठा सके, रिस्क को थोड़ा कम कर सके, डिज़ास्टर से जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम कर सके, जो डैमेजेस है वो कम कर सके, और एक फॉर्मुलेटेड रिहेबिलिटेशन प्लान्स बना सके। रिहेबिलिटेशन प्लान्स मतलब वापस उस जगह पे रहने के लिए, उस वहाँ पे जो जो व्यवस्था बिगड़ी हो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, वापस उस जगह को रहने लायक बनाने के लिए एक प्लान कौन प्रोवाइड करता है हमें? तो ह्यूमन ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है ना। क्योंकि वो सबसे पहले हमें ये बताता है कि डिज़ास्टर किस किस जगह पे हो सकता है, कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन है कि डिज़ास्टर हो सकता है, तो हम उस हिसाब से वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद डिज़ास्टर्स के बाद कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डैमेज होता है तो उसे वापस सही करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए भी एक प्लानिंग ह्यूमन ज्योग्राफी हमें बना के देता है। फिफ्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इनइक्वलिटी। इट एनालिसिस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट रीजन, हेल्पिंग टू प्लान फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल इनइक्वलिटी में भी हमारी मदद करती है। कैसे करती है? तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज का, मतलब स्थानिक वितरण, मतलब हर जगह एक लिमिट में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? ह्यूमन ज्योग्राफी करती है। क्योंकि हम उससे वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हर जगह पे, हर रीजन पे एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हर रीजन में डेवलपमेंट होता है ना। एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट रीजन, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब असमानताएं दिखाई देती है दो रीजन के बीच में। हेल्पिंग टू प्लान फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और हमारी मदद करता है ये प्लान करने में कि हम रीजनल डेवलपमेंट को किस तरह से बैलेंस करें, उसके लिए एक प्लानिंग देता है, हमें एक तरीका देता है जिससे हम बैलेंस कर सके रीजनल डेवलपमेंट को भी। कौन देता है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी देता है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है कल्चरल आइडेंटिफाई and geopolitics. It is important for understanding the spatial distribution of cultural diversity, language and religions and geopolitical relationship. मतलब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो हम किससे जानते हैं? तो ह्यूमन ज्योग्राफी से जानते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से के द्वारा जानते हैं। तो इसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत बड़ी रोल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब तो कुल मिला के ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करने के लिए, अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए, माइग्रेशन पॉपुलेशन मोबिलिटी के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल इनइक्वलिटी के लिए, कल्चरल आइडेंटिफाई और जियोपॉलिटिक्स के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इन सभी चीज़ों में ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछ ले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, माइग्रेशन और पॉपुलेशन मोबिलिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन मतलब रिस्क को कम करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल इनइक्वलिटी, कल्चरल आइडेंटिफाई और जियोपॉलिटिक्स, ये सारी ह्यूमन ज्योग्राफी की कंटेम्पररी रिलेवेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके अंदर भी हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, नियो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। फिर हमने पढ़ा सब फील्ड्स और फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। फिर हमने कंटेम्पररी रिलेवेंस पढ़े, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा। ये टॉपिक आपके लिए सिर्फ
किसी 12th के एग्ज़ाम के लिए या ग्रेजुएशन के लिए ही नहीं, इन कंपटीशन एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लेना ज्योग्राफी का, ये चीज़ आपको 100% मिल ही जाएगी। क्योंकि एक प्रकार से देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका ये मेन बेसिक है ना। और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं पढ़ सकते। तो आपका मेन बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है और वो बेसिक आपका इस वीडियो में क्लियर हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।